नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपराधिक कानून से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आपको देंगे। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है और आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं या सेक्शंस हैं। आपको बता दें कि 23 चैप्टर्स भी हैं, यानी कि 23 अध्यायों में बटा हुआ है और 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ था और 1862 में ये पूरी तरह से लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में एक और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसीलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत की मुख्य आपराधिक कोड है और इस संहिता में भारतीय संविधान के विभिन्न आपराधिक धाराओं या उनकी सजा का उल्लेख भी किया गया है। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक तरह का कानून को लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। बता दें आपको कि वो प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रक्रिया क्या होती है जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। तो स्वाति जी आपको पूरी जानकारी देंगी। आप सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुके हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01206127 दूसरा नंबर हमारा है 01206127 दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण, आपराधिक कानून से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फोन करिए और आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर 01206127 दूसरा नंबर हमारा है 01206127 दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लीगल जो एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है मुफ्त इस कानूनी सलाह के लिए, आप इस नंबर पर डायल करिए 8377009645 और इंडिया लीगल एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त कानूनी सलाह तो आप 8377009645 पर कॉल कर सकते हैं, मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति जी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्योंकि भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, क्या इसके सोर्सेस होते हैं, बताइए। देखिए, टू बिगिन विद नेहा जी, अगर हम देखें कि ये जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम है ये कहाँ से आया, तो जाहिर तौर पर भारत हम सभी जानते हैं ब्रिटिश राज्य के अंडर रहा काफी सालों तक। तो जो हमारा मेन फॉर्मल क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, मैं कहूंगी कि वो ब्रिटिश राज्य से ही आया है। इंग्लिश क्रिमिनल सिस्टम जिसे काफी हद तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी जो है वो सारा हमारा इंग्लिश सिस्टम से आया हुआ है। तो फॉर्मली ये अडॉप्ट हुआ था 1860 में। बहुत अच्छी तरह आपने इंट्रोडक्शन दिया है इंडियन पिनल कोड का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, दोनों का। फॉर्मली देखा जाए तो जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ था तो ये इंग्लिश क्रिमिनल सिस्टम से आए थे। उसके बाद 1993 या फिर सन 2000 में भी पहले जस्टिस वोरा कमेटी एक बनी थी जस्टिस वोरा के अंडर में, फिर उसके बाद मालेमत कमेटी एक बनी जस्टिस मालेमत के अंडर, टू सजेस्ट कि हम क्या रिफॉर्म्स करें जो क्रिमिनल सिस्टम है हमारा। और अगर हम देखें तो सन 2000 में जो जस्टिस मालेमत कमेटी है उन्होंने 150 से ऊपर सजेशंस दिए थे। काफी कमियां पाई गई थी उस टाइम भी इंडियन क्रिमिनल सिस्टम में। इसको रिफॉर्म करने के लिए काफी सारे सजेशंस दिए गए थे।
और उन सजेशंस को देखते हुए जो निष्कर्ष निकला था वो ये निकला था कि जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अक्यूज्ड के फेवर में ज्यादा है, मतलब विक्टिम के लिए इतना उसमें सोचा नहीं जाता। इन सारे रिफॉर्म्स को देखते हुए काफी सारे रिफॉर्म्स भी लाए गए, काफी सारी अमेंडमेंट्स लाई गई आईपीसी में, काफी सारे नए दंडों का प्रावधान किया गया, नए अपराधों को परिभाषित किया गया, बदलते हुए समय को देखते हुए कि पहले जो अपराध नहीं था उसे अब नीड ऑफ द आवर देखते हुए अपराध की श्रेणी में लाकर रखा गया। और मैं कहूंगी कि 1860 से अब तक हम बहुत बहुत आगे आ चुके हैं, बट हमें एक बहुत लंबी दूरी है जो अभी भी तय करनी है। जी बिल्कुल। स्वाति जी, सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता, इसे ये क्या है, ये विस्तार से आप बताइएगा, और इसे आखिर क्यों लागू किया गया? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को अक्यूज करते हैं कि तुमने ये जुर्म किया है, ये अपराध किया है, तो हमको उस आदमी को जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि क्या वो वाकई अपराधी है, तब तक उसको भरपूर मौका देना चाहिए अपनी इनोसेंस को साबित करने का। जी। इंडियन लीगल सिस्टम जो कि चलता है वो इस ध्येय पे चलता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक एक व्यक्ति प्रूव नहीं हो जाए कि उसने अपराध किया है, तब तक उसको हम इनोसेंट मानेंगे। तो जो सीआरपीसी है, जिसको हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो हमको ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध का एलिगेशन लगा है या ये माना गया है कि इस व्यक्ति ने शायद ये अपराध किया है, भले ही वो चोरी हो, डाका हो या रेप हो, मर्डर हो, तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो हमको अपनाना पड़ेगा। और अगर वो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी कार्यवाही होती है, अगर वो उस प्रोसीजर से हटकर होती है, तो ये मानकर चला जाएगा कि वो इलीगल इन्वेस्टिगेशन है। और अगर उस व्यक्ति को एक मौका भरपूर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि दिया जाना चाहिए हर व्यक्ति को, राइट टू लाइफ में राइट टू लीगल एड भी शामिल है, अगर उसको वो मौका नहीं दिया गया तो बेनिफिट्स हैं सीआरपीसी में जो उसको अवेलेबल होंगे। जैसे कि चार्जशीट अगर समय पर पुलिस ने फाइल नहीं की तो उस व्यक्ति को जाहिर तौर पर बेल दी जाएगी। हम ये मान के चलेंगे कि छेड़खानी हुई है इन्वेस्टिगेशन में, उसको सही तौर पर जो भी मामला उसके खिलाफ है उसे ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया, और हो सकता है उसके ऊपर झूठा लांछन लगाकर उसको पुलिस एक सोची समझी साजिश के तहत जेल के पीछे रख रही है। तो कितने दिनों में चार्जशीट फाइल होगी, जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से करनी चाहिए, उस व्यक्ति को क्या क्या मौके देने चाहिए, कहाँ कहाँ उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, विटनेसेस को कैसे हैंडल करना है, अगर वो व्यक्ति समझ लीजिए कुछ मान रहा है कि हाँ भाई मुझसे ही गलती हुई है, तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड पे लाना है अगर वो ऐसा कहता है व्यक्ति। ये सारा जो प्रोसीजर है ये हमें कौन बताएगा, ये हम हवा में तीर नहीं चला सकते। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, जो कि पुलिस को या कोर्ट्स को या किसी भी कंप्लेनेंट को या अक्यूज्ड को मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी ठीक है। स्वाति जी, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पैनल कोड आईपीसी क्या है? देखिए, इंडियन पीनल कोड, नेहा जी, अगर हम मान के चलें कि ये अपराध हुआ है कोई, क्या वो जो भी कार्य हम किसी के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि उसने अपराध किया है, क्या वो अपराध है भी या नहीं, उसकी क्या डेफिनेशन है, किसी भी कार्य की, किसी भी जुर्म की डेफिनेशन, और उसकी प्रकृति क्या है और उसका दंड क्या रहेगा, कितने महीने की सजा या कितने रुपए का फाइन, ये सारी चीजें परिभाषित होती हैं इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता के अंदर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1860 से लेकर अब, जब 1860 में आईपीसी बना था, तब से लेकर अब 2023 चल रहा है, तो कई ऐसे जुर्म हैं जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ये जुर्म है, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं थी हमारी सोसाइटी में। जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड या किसी महिला का पीछा करना, ऑनलाइन पीछा करना, या वोयरिज्म जिसे कहते हैं, जैसे कि छुप छुप के उसको देखना, किसी भी ऑब्जेक्शनेबल स्थिति में वो महिला है, कपड़े चेंज कर रही है, कुछ आप उसको छुप छुप के देख रहे हैं, या आप उसका पीछा कर रहे हैं, या आप उसको वर्क प्लेस हैरेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो कर रहे हैं आप उसकी।
तो ये सारे अपराध ऐसे थे जो समय के साथ आते गए हमारी बदलती सोसाइटी के मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि 1860 में जो हमने जुर्म परिभाषित कर दिया, आजकल की गतिविधियों को भी हमको उसी परिभाषा में फिट करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जाहिर तौर पर गतिविधियां बदली हैं, लोगों का नजरिया बदला है, लोगों के जुर्म बदले, जिस तरीके से वो जुर्म करते थे वो बदले हैं। तो मानना पड़ेगा कि परिभाषाओं को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ। तो काफी सारी अमेंडमेंट्स लाई गई आईपीसी में, नए जुर्म को परिभाषित किया गया, नई पनिशमेंट्स लाई गई, जो पहले अमाउंट दिया गया था फाइन को उसको बढ़ाया गया। तो इसीलिए जो आईपीसी आज जैसा हम उसे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता, उसमें इस जुर्म को, क्या चीज जुर्म है क्या नहीं है, क्या उसकी परिभाषा है, कितना दंड का प्रावधान है, ये सारी हम उसे कहेंगे कि क्रिमिनल लॉ की बाइबल जिसे हम कहते हैं वो है आईपीसी 1860। जी ठीक है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वाति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जो कि आपको बता रही हैं कि आपराधिक कानून के बारे में विस्तार से कि आपराधिक कानून क्या होता है और सीआरपीसी, आईपीसी, तमाम तरह की बातें उन्होंने बताने की यहाँ पर कोशिश की, तफसील से, बहुत तफसील से जानकारी दी। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर से लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। बहरहाल विषय पर एक बार फिर से लौटते हैं। स्वाति जी, सीआरपीसी या फिर आपराधिक संहिता के तहत जांच की प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए नेहा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है मुझसे। मैं आपको जैसे बताया कि जब भी कोई मान लीजिए आपके खिलाफ कुछ ऐसा आपराधिक कार्य हुआ है और आप पुलिस के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट लिखवाने, जिसको जो बाद में एफआईआर में तब्दील हो जाती है। जब भी ऐसा केस हमारे सामने आता है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो पुलिस एम्प्लॉय करेगी। दो तरीके के अपराध होते हैं, या तो कॉग्निजेबल है वो या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आगे बढ़ने की आजादी है, वो अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस उसको, उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई वारंट की जरूरत नहीं। ये बहुत संगीन आपराधिक मामले होते हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है पुलिस का। कौन सा मामला कॉग्निजेबल है, कौन सा नहीं है, ये अगेन जैसा मैंने आपसे कहा, हमारी बाइबल इंडियन पीनल कोड हमें सब बताती है। जैसे ही पुलिस के पास आप अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं, पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करेगी, उसमें पुलिस आपको बताएगी, आप जैसा आप पुलिस को बताएंगे कि भाई मेरे साथ ये हुआ, उस हिसाब से पुलिस सेक्शन उसमें देखेगी कौन से सेक्शन एप्लीकेबल है और एफआईआर आपकी रजिस्टर होगी जी। फिर पुलिस अपनी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अगर उसे ऐसा लगता है पुलिस को कि एक ग्रेव डेंजर है आपको या सोसाइटी एट लार्ज को, तो जो भी कंसर्न्ड पर्सन है, जो भी अक्यूज्ड व्यक्ति है, उसको हिरासत में लिया जाएगा। अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है तो उस व्यक्ति को ये मौका दिया जाएगा कि वो वहीं तुरंत अपनी बेल करा दे। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने वो हाजिर होगा और उसकी बेल मजिस्ट्रेट के थ्रू होगी। जब पुलिस अपनी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर देगी तो पुलिस एक चालान बनाती है, जैसे लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो चार्जशीट। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो कंप्लेनेंट ने जो भी कंप्लेंट करी है ऑन द फेस ऑफ इट वो ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पाया गया कि हाँ कुछ तो है मामला, तो वो चार्जशीट फाइल करती है और अक्यूज के खिलाफ चार्जेस लगते हैं। इन चार्जेस पे फिर कोर्ट में बहस होगी मजिस्ट्रेट के सामने और फिर ट्रायल शुरू होगा। अक्यूज से पूछा जाएगा कि भाई क्या आप गिल्टी हैं या आप ट्रायल पे आना चाहेंगे या अपना इनोसेंस आप प्रूव करना चाहेंगे, कंटेस्ट करेंगे इस केस को। उस हिसाब से फिर हमारा केस आगे चलेगा। यहाँ पर फिर वकील पिक्चर में आते हैं। वकील दोनों पक्षों की बात रखेंगे जज के सामने और फिर जज साहब का जो फैसला हो उसके अगर जिसको भी वो फैसला नामंजूर है वो आगे आकर अपील करे। ये सारे प्रोविजन, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से हुई या नहीं हुई, मजिस्ट्रेट ने समन्स ठीक तरह से इशू करे या नहीं करे, अरेस्ट कानूनी दायरे में रहकर की गई है या नहीं, अगर अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में गया है तो क्या वो ठीक तरीके से गया है, विटनेसेस की जो भी स्टेटमेंट्स हैं क्या उनको ठीक तरीके से लिया गया, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर ठीक तरीके से किया गया। और अब अगर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुना दिया है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी,
क्या अपील जाएगी या रिवीजन जाएगा और किस कोर्ट में जाएगा, जी, क्या सजा होनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर अंदर ये सारा मामला खत्म हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है। बिल्कुल। तो जांच की प्रक्रिया क्या है, ये तो हमारे दर्शक बेहद अच्छे तरीके से जान गए हैं, लेकिन नजरबंदी से जुड़े नियम क्या है, स्वाति जी ये भी बता दीजिए। नेहा जी, नजरबंदी काफी लोगों को ये लगता है कि नजरबंदी कोई नाजायज चीज है, ये इसको कैद कर लिया गया है जो भी अब्यूज करती है। मैं कहूँगी नजरबंदी को अगर हम देखा जाए, अगर इसको कानूनी तरीके से करा जाए तो दो तरह की होती है। एक होती है प्रिवेंटिव, नजरबंदी को इंग्लिश में डिटेंशन कहते हैं। एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक वो उस तरीके की नजरबंदी आप कह लें, उस तरीके की है जब हमें ऐसा शक है कि हो सकता है व्यक्ति कोई और इलीगल काम ना करे, उसको उस इलीगल काम को करने से रोकने के लिए हम जब उसको उसकी आजादी पर या उसकी मूवमेंट पे कर्टेलमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको जेल में रखा जाए उस टाइम, हो सकता है उसको अपने घर में हाउस अरेस्ट पे रखा जाए कि भाई आप बाहर ही नहीं निकल सकते, आप अपने घर में रहेंगे। या हो सकता है उससे कहा जाए भाई तुम अपने जो डे टू डे के काम करते हो वो तुम करते रहो, बट कुछ चीजें हैं जो तुमको अलाउ नहीं होगा करना। उस तरीके से भी उसको नजरबंद किया जा सकता है। तो अगर हम उसको किसी चीज को करने से रोकने के लिए नजरबंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर हम उसको पनिशमेंट के तौर पे रोकते हैं कि भाई तुमने ये गलत काम किया था, ये बहुत गलत हुआ, अब तुमको उसकी सजा दी जाएगी, इसलिए आपको डिटेन किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लॉ में इसका प्रोविजन भी है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 22 में डिटेंशन का काफी हद तक एक्सप्लेनेशन और क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो सब चीजें दी हुई हैं कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते बिना एडवाइजरी बोर्ड के कारण बताए। एक टाइम स्पैन दिया हुआ है कि इतना ही डिटेंशन होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद आपको फिर परमिशन चाहिए जो लिखित रूप में होनी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर साफ तौर पर एक्सप्लेन की गई हैं और अगर ये एज पर प्रोसेस हो तो मैं कहूँगी ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिससे हम कुछ भी गलत होने से रोक सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को कहीं तो सजा दे सकते हैं उसके करे हुए गलत काम के लिए। ठीक है स्वाति जी, संहिता के प्रावधानों के तहत अपराध का शमन या कंपाउंडिंग एंड ऑफेंस करने का क्या मतलब रहता है? देखिए नेहा जी, ऑफेंसेस जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। मतलब पुलिस अपने आप से एक्शन लेगी तो वो कॉग्निजेबल है, जहां मजिस्ट्रेट की जरूरत है वो नॉन कॉग्निजेबल है। इसी तरह ऑफेंसेस को हम मोटे मोटे तौर पर अगर 2 श्रेणी में रखें तो कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की भी श्रेणियां बनती हैं। क्या है ये श्रेणी? ये हमारे को सीआरपीसी सेक्शन 320 में एक लिस्ट दी हुई है कि ये वाले ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, ये वाले नॉन कंपाउंडेबल है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें कि कंपाउंडेबिलिटी क्या होती है, अगर आज मुझे आपसे कोई गिला शिकवा है, मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेंट करती हूँ, कल अगर मुझे अब मेरी आपसे दोस्ती हो गई, जैसे 2 बच्चे हैं वो लड़ लिए हैं, फिर अब चलो अब आप भाई भाई हैं, गले मिल लिए, चलो अब हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम अपनी कंप्लेंट वापस देते हैं। अगर तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो अक्यूज्ड जो भी है उसके खिलाफ आप अपनी जो कंप्लेंट आपने करी थी वो वापस ले सकते हैं और प्रोसेस वहीं बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट अगर वो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है वो चाहकर भी उस कंप्लेंट को वापस नहीं लेता। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई किसी का मर्डर होते देखा है या किसी का मर्डर हो गया और अगर मेरा वो किसी नियर एंड डियर वन वाला था, मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करी है, एफआईआर दर्ज कराई कि भाई मुझे शक है इस व्यक्ति ने कंप्लेंट ये मर्डर किया है। कल को अगर वो व्यक्ति मेरे पास आए और माफी मांगे और मेरा दिल पिघल जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं वो मर्डर के एलिगेशन वापस ले सकूं और मैं कहूं मैंने इसे माफ कर दिया, कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई थी, अब इसे छोड़ दिया जाए। नहीं, क्योंकि वो जो ऑफेंस है वो उसको अब स्टेट आगे लेके जाएगा और वो वापस नहीं लिया जा सकता। जो वो कंप्लेंट है वो वापस नहीं लिया जाता। वो ऑफेंस जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकता, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। वो अपनी पूरी
जो प्रोसेस है वो होगा और उसके बाद जो भी नतीजा निकले जी वो काम पूरा होकर रहेगा। ये मेजर तौर पे ये फर्क है। और कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, कौन से नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल। सीआरपीसी सेक्शन 320। जी बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, आपने बहुत विस्तार से आपराधिक कानून के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी और बताया विस्तार से कि आखिर आपराधिक कानून क्या होते हैं। बहुत ही बारीकी से स्वाति जी ने समझाने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या होता है, और अगर आम इंसान आप हैं तो जाहिर तौर पे बहुत बेहतर तरीके से कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन लीगल हेल्पलाइन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसमें आपको बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से हर विषय के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कहीं भी आप भटके ना, जिससे कहीं भी आपको दिक्कत समस्याएं ना हो। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।